हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETF के बारे में कि ETF क्या होता है। अब आपको भी ETF के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ETF एक ऐसी चीज़ है, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि इससे भी हम पैसे कमा सकते हैं। और आने वाले टाइम पर हम इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। तो अगर आज आपको ETF समझ में नहीं आएगा तो आने वाले टाइम की वीडियो भी जो उनको आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पहले ETF को समझ लीजिए। तो ETF होता क्या है? ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि हम हमारे डीमेट अकाउंट से ही इसे खरीद और बेच सकते हैं, जो कि BSE और NSE होता है। आप समझते हो, जब भी कोई शेयर आप खरीदते हो तो या तो BSE से खरीदा जाएगा या फिर NSE से खरीदा जाएगा। सेम उसी तरीके से आप इन फंडों को भी या तो BSE से या फिर NSE से खरीद सकते हो अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही। आपको इसके लिए कोई नया अकाउंट खुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने ही डीमेट अकाउंट से खरीद सकते हो। ठीक, अब मेन ETF होता क्या है, मैं इसका अच्छे से समझ लेते हैं। तो ETF को आप एक बास्केट बोल सकते हो। बास्केट आप समझते हो? तो ETF के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, वो आपको जो खरीदते टाइम पे पता कर लेना है कि भाई ये किस तरीके का ETF है और उसमें किस तरह के शेयर्स हैं। जैसे कोई ETF है तो उस ETF में होता है, जैसे ये 20 शेयर्स का है, 50 शेयर्स का है, 100 शेयर का है, 250 का है, 500 का है। तो इस तरह से ETF को पहले फिक्स कर दिया जाता है कि इसके अंदर कितने शेयर्स रहेंगे। तो मतलब यहाँ कोई एक शेयर नहीं होता, इसके अंदर काफ़ी सारे शेयर रखे जाते हैं, जिससे इसका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। मान लेते हैं, क्योंकि गिरेंगे तो सारे शेयर तो एक साथ नहीं गिरेंगे, आप भी समझते हो। और कोई गिर भी रहा होगा, कोई खराब शेयर होगा, तो समय के साथ वो जो दूसरे जो अच्छे शेयर्स होंगे वो उसको रिकवर कर लेंगे। तो यानी कि कभी भी ETF में ज़्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है, पर शेयर में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। अब जैसे यस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यस बैंक क्या था, आप समझते हो, एक शेयर था मतलब इक्विटी में। अब जब यस बैंक का शेयर आपको पता है कि काफी हाई पे था, तो धीरे धीरे वो गिरता रहा और एक टाइम ऐसा है जब वो 9 रुपए तक भी आ गया था, 7-8 रुपए तक भी वो शेयर आ गया था। यानी कि गिरने की कोई सीमा नहीं। पर ETF क्या होता है, ETF में इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती है। यानी कि आप ETF में तो एक बार एवरेज भी कर सकते हो कि आपको पता है ETF कहीं ना कहीं रुक ही जाएगा, पर शेयर का फिक्स नहीं कर सकते कि कब तक गिरेगा, क्योंकि शेयर अपने दम पे चल अकेला है और ETF में काफी सारे शेयर्स हैं, यानी कि पूरा एक बास्केट है। ये कुछ वैसा ही है जैसे निफ्टी, सेंसेक्स। अगर मान लीजिए आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो आप करो या ना करो। जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो निफ्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे उसमें फंड है, म्यूचुअल फंड, तो उनमें हम खरीद लेते हैं। तो जैसे जैसे निफ्टी चलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सेम उसी हिसाब से हमारा फंड भी ऊपर नीचे होता है। तो अब जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो ETF खरीद सकते हैं। ETF में क्या होता है, ETF भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलता है। जैसे ऊपर निफ्टी मान लो ऊपर गया तो वो भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आया तो वो भी नीचे आएगा। तो ये तो निफ्टी का ETF हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारे ETF होते हैं। गोल्ड का भी ETF होता है, सेंसेक्स का भी ETF होता है। कोई एक खास सेक्टर का ETF भी होता है, जैसे फार्मा सेक्टर। फार्मा के जितने भी शेयर्स हैं, जो है मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी शेयर, जैसे सिप्ला, सन फार्मा, इनसे रिलेटेड ऐसी कंपनियां हैं, उनका भी एक ETF है। उनमें से वही कंपनियां हैं, वो जैसा परफॉर्मेंस देगी वैसा ही आपका ETF भी परफॉर्मेंस देगा। IT कंपनी का ETF होता है। IT कंपनी मतलब आप समझते हो, इन्फोसिस, TCS, LTI, इस तरह की जितनी भी IT कंपनियां हैं वो भी, उनका भी एक ETF होता है। तो जैसे मान लो आपने वो खरीद लिया, ठीक है। अब समझ, जैसे मान लो जो IT सेक्टर वो एकदम से बूम करता है, तो ऑटोमेटिक ये जो आपका ETF है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब ETF खरीदने का फायदा ये होता है कि ETF में रिस्क काफी कम हो जाता है। रिस्क कम मैंने आपको बता ही दिया कि मान लेते हैं इसमें कोई शेयर खराब परफॉर्मेंस भी दे रहा हो तो बाकी शेयर तो है जो संभाल लेंगे। भाई कोई सभी शेयर में तो एक साथ खराबी आएगी नहीं, आप भी समझते हो, कोई एक शेयर में आएगी। तो इस तरीके से जो दूसरे अच्छे शेयर्स हैं वो उसको संभाल लेते हैं। इस तरह से ETF काम करता है। यानी कि आप इसे बास्केट समझ लो जिसके अंदर काफी सारे शेयर्स हैं बस, और सभी शेयर का जो एक एवरेज बनता है उस हिसाब से ETF ऊपर नीचे होता है। और बाकी हम शेयर मार्केट में भी उसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और इसमें हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल शेयर में करते हैं, रोजाना खरीद और बेच भी सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ETF है। मतलब ETF और म्यूचुअल फंड में ज्यादा अंतर नहीं है बिल्कुल भी। जैसा म्यूचुअल फंड काम करता है सेम ETF भी उसी तरीके से काम करता है। बस अंतर यहाँ होता है कि म्यूचुअल फंड एक्टिव भी होते हैं। जैसे आपको पता है वहाँ समय के साथ वो जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, वो ऐसी कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, यानी कि सही टाइम पे सही शेयर चुनना। कोई अच्छा शेयर है वो काफी नीचे आ गया तो उस शेयर को वो खरीद के म्यूचुअल फंड में डाल लेते हैं। तो अब जब वो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो उससे आपके रिटर्न बढ़ जाते हैं म्यूचुअल फंड में। पर ETF में ऐसा नहीं होता। ETF एक तरह से फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये इन शेयर्स का, तो इसमें ये ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो बस ये थोड़ा सा अंतर है। और सबसे बड़ी बात है, आप उसको एक्सचेंज से नहीं खरीदते। म्यूचुअल फंड में आप एक्सचेंज से नहीं खरीदते हो, जबकि आप ETF को एक्सचेंज से खरीद सकते हो, जैसे NSE और BSE से। ETF की समस्या ये भी है कि ETF में फिलहाल इंडिया के अंदर लिक्विडिटी काफी कम है। यानी कि अगर आपने ETF खरीद दी है, हो सकता है आपको कोई बेचने वाला मतलब खरीदार मिले ही ना। आपको जिस दिन शेयर बेचना हो, मतलब ETF को बेचना हो, उस दिन आपको इतना खरीदार ना हो। तो ये थोड़ी सी समस्या ETF में रहती है। पर हाँ, मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि अब लोग ETF के बारे में जान रहे हैं। तो लोग जानेंगे तो ऑटोमेटिक ETF में खरीदारी और बेचदारी करेंगे इसे।
आने वाले टाइम पे। और अभी भी देखा जाए तो काफ़ी सारे ETF जो बिल्कुल एक्टिवली अच्छे से काम करते हैं और उनमें लोग काफ़ी सारे लाखों में खरीदार बेचदार रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में अगर आप जैसा आपको आज ही पैसा चाहिए तो आप उसमें बाइंग की मतलब रिक्वेस्ट डाल सकते हो विड्रॉल की, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनी आपके जो शेयर्स बेच देगी और पैसा निकाल के आपके अकाउंट में डाल देगी। पर ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF में आपको किसी को आपको ढूंढना पड़ता है कि कोई खरीदार हो तो आप उसी को बेच सकते हो, बिल्कुल शेयर की तरह ही है। जैसा अगर मान लो सामने कोई खरीदार ही नहीं हो तो आप किसको बेचोगे। म्यूचुअल फंड में ये समस्या नहीं रहती, ये समस्या उन लोगों की है, हमारी नहीं। तो हमें तो हमारा पैसा मिल जाता है, अब यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ता है। पर इसमें इतनी ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये अभी ये सिर्फ कुछ फंडों के साथ ही है। कुछ फंड तो बिल्कुल एक्टिव है, बहुत अच्छे हैं, और कुछ में नहीं है। तो आने वाले टाइम पे सभी फंडों में हमें काफी सारे खरीदार और बेचदार मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये ETF होता है, ETF और म्यूचुअल फंड। अब दोनों में एक सिंपल सिमिलरिटी है, वो है एक्सपेंस रेशियो। दोनों ही एक चार्ज काटते हैं, यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड का एक चार्ज होता है कि भाई साल में उसे इतना चार्ज काटना है क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए। पर ETF में भी इसी तरह से एक चार्ज होता है, तो इसमें भी इस तरह से फंड एक चार्ज काटा जाता है। कुछ भी हो सकता है, 0.5, 0.10, 0.20, 0.25, इतना काफी कम होता है, इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमें काफी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी और ETF में भी। तो इस तरीके से ये चार्ज तो हमें देना पड़ता है। पर म्यूचुअल फंड के मुकाबले में ETF के अंदर चार्ज काफी कम होते हैं। वो इसलिए कम होते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें ये इतना एक्टिवली नहीं होता है, यानी कि कोई स्पेशल फंड मैनेजर नहीं होता है जिसकी वजह से इसमें रोजाना मतलब शेयर्स को बाहर निकाले या अंदर करे, तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है। तो इसलिए इसमें जो चार्ज होता है वो काफी कम होता है। पर म्यूचुअल फंड में इसलिए चार्ज हमें ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड और ETF आप किसी में भी इन्वेस्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसा समझ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने ETF खरीद रखे हैं। मैंने खरीद रखा है CPSE ETF एक है, तो वो 20 सरकारी कंपनियों का बास्केट है, यानी कि उसका 20 सरकारी कंपनियां हैं। अब वो जैसा परफॉर्मेंस देगी उस हिसाब से वो ETF ऊपर नीचे होगा। सेम उसी तरीके से एक है हेल्थ ETF, तो जिसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, तो इस तरह के जो हॉस्पिटल वाले शेयर्स हैं वो उसके अंदर आते हैं, 20 शेयर्स आ जाते हैं। अब वो जैसा परफॉर्मेंस देंगे समय के साथ ऊपर नीचे होंगे, डॉक्टर रेड्डी, तो ये उस हिसाब से मेरा वाला भी ETF ऊपर नीचे होगा। ठीक इसी तरह से एक फार्मा का भी है, एक HDFC स्मॉल कैप भी है, एक HDFC मिड कैप भी है। तो इस तरीके से इन सब ने काफी सारे ETF लॉन्च कर रखे हैं। तो आप इन्हें खरीद लीजिए, मतलब आपने इतने सारे शेयर्स में एक साथ इन्वेस्ट कर लिया, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो और इसमें रिस्क भी काफी कम रहता है, ऐसा आपका पैसा डूबने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो शेयर का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे आप समझ, जैसे मैंने यस बैंक का एग्जांपल दिया था, वोडाफोन आइडिया हुआ, डिश टीवी हुआ, ऐसे काफी सारे शेयर्स हैं जो एक टाइम पे बहुत ऊपर थे, पर समय के साथ उनकी परफॉर्मेंस खराब होती गई और नीचे आते गए, और आज उनका प्राइस आप जानते हो बिल्कुल पेनी स्टॉक टाइप नीचे की तरफ है। पर ETF में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी सारे शेयर्स का एक एवरेज है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भाई आज तो समझ लेते हैं 100 रुपए पे, तो आने वाले टाइम पे ये 10 रुपए का हो जाएगा। इसके चांस बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम है, यानी कि शेयर के मुकाबले में ये काफी सुरक्षित है। तो ये था ETF। अब मुझे लगता है कि आप ETF को शायद समझ गए होंगे। मोटे तौर पर सिर्फ समझ लीजिए ये एक बास्केट है जिसके अंदर एक से ज्यादा शेयर्स है, बस समझ लेते हैं। आप निफ्टी में ETF के माध्यम से आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिक्स समझ लीजिए स्मॉल कैप, जैसे हम समझते हैं कि हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो आप स्मॉल कैप का ETF खरीद लीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे तो फार्मा में इन्वेस्ट करना है, तो फार्मा का ETF ले लीजिए। हेल्थ यानी हॉस्पिटल वाला ETF ले लीजिए। आपके तो नहीं मुझे तो सरकारी कंपनी में करना है, तो सरकारी कंपनियों का ETF ले लीजिए। नहीं आपको तो मुझे तो मेरा पूरा पैसा अपने बैंकिंग सेक्टर में डालना है, तो आप बैंक का ETF ले लीजिए, जिसके अंदर से बैंक के ही शेयर रहेंगे, सिर्फ कोई भी दूसरा शेयर नहीं रहेगा, सिर्फ बैंक के शेयर। नहीं आपके तो मुझे तो प्राइवेट बैंक में डालना है, तो प्राइवेट बैंक का भी ETF है, सरकारी बैंकों का ETF है। इस तरह से काफी सारी, आपका तो नहीं मुझे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो गोल्ड का भी ETF है। हर तरह का ETF उपलब्ध है। अब ये हो गई बात ETF की, तो समझ गए, एक बास्केट होता है जिसकी वजह से इसमें काफी सारे शेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका रिस्क काफी कम हो जाता है, और एक चार्ज होता है साल का जो आपको देना पड़ता है, वो होता है बस। तो ये था ETF। अब मुझे उम्मीद है कि आप ETF को शायद समझ गए होंगे मोटे तौर पे, और आने वाले टाइम पे आप ETF से रिलेटेड हम कैसे कैसे वीडियोस बनाएंगे। ETF से रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे कि किस तरीके से हम ETF में पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ETF में भी बिल्कुल शेयर जैसे हम शेयर में पैसा कमाते हैं, सेम वैसे ETF में भी पैसा कमाते हैं। बस इसकी कुछ स्ट्रेटजी है जिनके बारे में हम बात करेंगे, और अब आने वाले टाइम पे हम एक एक ETF को लेके भी पूरा एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको मेरी वीडियो में, और बताऊंगा कि इस ETF के अंदर कौन कौन से शेयर्स आते हैं, इसका कितना एक्सपेंस रेशियो है, ये मतलब ये कितना खर्चा लेता है। इसी हिसाब से आपको सामने पूरा रिव्यू करूंगा ETF का। तो अगर आप जो भी ETF आपको पसंद आओ, उन ETF को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। तो इस तरीके से हम ETF से भी पैसा कमा सकते हैं। तो आने वाले ETF की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रहेगा और कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिख दीजिए। अगर मैंने पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में ही वो बात समझा दूं, और नहीं भी हो सकता है तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।